हेलो दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है संविधान का। संविधान में सबसे पहले यहीं से चीज़ें हम लोग शुरुआत करेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे कंपनी पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो अपनी पकड़ बनाने के लिए समय समय पे नियम कानून बनाती है और भारत में जो कंपनी व्यापार करती है उस पर लागू किया जाता है। तो चलिए हम लोग चीज़ों को देखेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि कैसे कंपनी की स्थापना होती है और वो कंपनी भारत में आके कैसे व्यापार अपना प्रारंभ करती है और समय समय पे अपने अधिकारों का प्रयोग करके भारतीयों पर कैसे अत्याचार करती है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके कैसे यहाँ के लोगों का शोषण किया जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। 1600 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना होती है जिस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये कंपनी भैया कहाँ स्थापित होती है? तो ब्रिटेन में। वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से प्रथम ये कंपनी जो है वहाँ के महारानी जो उस समय की थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे परमिशन लेके भारत में व्यापार करने के लिए आती है। किस चीज़ का व्यापार करने के लिए आती है भैया? कट्टे की नहीं, मसालों का। मसाले, रेशमी कपड़े, इन सब चीज़ों का व्यापार करने के लिए कंपनी भारत में आती है। जिस समय ये कंपनी स्थापित होती है उस समय भारत की क्या स्थिति रहती है भैया? तो भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन चल रहा था। लेकिन जब ये कंपनी भारत में आके पहली कोठी अपनी स्थापित करती है 1608 ईस्वी में सूरत में, उस समय मुगल बादशाह कौन होता है? तो उस समय अकबर का जो लड़का होता है, पहले बाबर हुआ है, फिर हुमायूं हुआ है, फिर अकबर हुआ है, उनके बाद एक इनका लड़का हुआ है जिसका नाम है जहांगीर। जहांगीर यहाँ पे अंग्रेज आते हैं और इनसे परमिशन लेके अपनी पहली कोठी स्थापित करते हैं। उसके बाद क्या होता है भैया कि अब ये कंपनी भारत में व्यापार करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे क्रम चलता रहा। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु, ये आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस क्रम को बता दिया जाएगा थोड़ा सा, तो एक स्ट्रक्चर बना रहेगा आप लोगों के दिमाग में। 1600 में कंपनी स्थापित होती है। एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा यहाँ से परमिशन लेके भारत में आती है व्यापार करने के लिए। मसालों का, कपड़ों का, इन सब चीज़ों का व्यापार प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद 1608 ईस्वी में सबसे पहली कोठी सूरत में स्थापित करती है कंपनी। और उस समय शासक कौन था मुगल दरबार का? तो जहांगीर था। उसके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो उत्तर मुगल काल के जो शासक हुए हैं वो जो है लंपट, मूर्ख, घृणित कायर और अल्पज्ञ, आदूरदर्शिता उनके अंदर थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी की जो सेना थी उन्होंने आसपास के क्षेत्रों पे किलेबंदी करना शुरू कर दी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ समझना है कि अब मुगल दरबार से जब गुटबाजी होने लगी यहाँ पे, तो मुगल दरबार से लोग अलग होना शुरू कर दिए। यहाँ के जो सूबेदार थे वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके नवाब बन बैठे, जैसे अवध के नवाब, उसके बाद फिर बंगाल के नवाब, और ये क्या कहते हैं मैसूर और मराठा, ये सब इनकी पकड़ से दूर होता गया। अब तक मराठों का इनका थोड़ा ठीक ठाक संबंध रहा। वैसे मराठों से तो हमेशा से युद्ध चलता रहा है और औरंगजेब के समय में तो काफ़ी ज़्यादा रहा है। कुछ क्षेत्र जब मुगलिया साम्राज्य से अलग हो गए
पहले तो मुगल झंडे के अंदर ये लोग काम करते थे और यहाँ से मुगल बादशाह को टैक्स देते थे, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ से टैक्स देना भी बंद कर दिए और ये स्वतंत्र घोषित कर दिए अपने आप को। उसके बाद इन सब चीज़ों का जब देखा ब्रिटिश कंपनी ने, तो उसका फायदा उठाने की कोशिश की। कैसे भैया, कि जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला बंगाल, ये क्या करते हैं कि जब कंपनी से टैक्स मांगते हैं तो कंपनी कहती है कि देखिए, जो मुगल बादशाह थे पहले, उन्होंने हमको एक फरमान जारी किया है कि कंपनी जो है बिना टैक्स के व्यापार कर सकती है। कंपनी को टैक्स फ्री तो किया गया था, लेकिन कंपनी के जो और अधिकारी थे वो अलग से व्यापार करना शुरू कर देते हैं अलग अलग क्षेत्रों पे। तो ये जो बंगाल के नवाब थे ये कहते थे कि नहीं, आप लोग टैक्स दीजिए। तो कंपनी के लोग उसका विरोध करते थे। देखते ही देखते एक समय ऐसा आया कि बंगाल के राजस्व में कमी आने लगी। जब बंगाल के राजस्व में कमी आने लगी तो बंगाल के जो नवाब थे उस समय सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला इन्होंने जो है कंपनी पे आक्रमण कर दिया। जैसे ही ये बंगाल की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे कंपनी पे हमला बोलने की कोशिश करते हैं, इधर मद्रास में जो कंपनी एक अधिकारी होता था जिसका नाम है क्लाइव, क्लाइव के और इनके बीच में प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। प्लासी युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और इसमें जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित होते हैं। पराजित होने का सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि इनके जो इनका दामाद था, उस ससुरा इनको धोखा दे दिया। सेना लेके जा रहे थे लोग, इन्होंने कहा, जो इनके दामाद थे मीर जाफर, उसकी साठगांठ पहले हुई थी अंग्रेजों से। उसने कहा कि ठीक है, आप सेना लेके चलिए, और बाद में अपनी सेना अलग कर ली और युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ। और उस समय ये 50,000 की जो बंगाल के नवाब की सेना थी, मात्र 300-350 सैनिकों, अंग्रेजों के सैनिकों से पराजित हो जाती और सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती। अब चूंकि अंग्रेजों से सहमति हुई थी, उनके दामाद जो मीर जाफर हुए, मीर जाफर से संधि हुई अंग्रेजों की, और उसने जो है इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध के बाद जो संधि हुई कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा और इससे अपने हित के लिए नियम कानून बनवाए जाएंगे। तो जो मीर जाफर हुआ है, मीर जाफर से संधि होती है और इससे 50 लाख रुपया जो युद्ध में, प्लासी के युद्ध में खर्चा हुआ है वो लिया जाता है। और क्या कहते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बीच जो दीवानी है और ये कर जो वसूला जाता था उसको फ्री कर दिया गया। उसके बाद फिर यहाँ के जो लोग थे मीर जाफर को अपना राजा मानने से इनकार कर देते हैं, और कुछ नीतियाँ थी इसकी जो अंग्रेजों के खिलाफ थी, तो इसको हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम को जब नवाब बना दिया जाता है, उसके बाद ये अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देती है मुंगेर, और उसके बाद फिर अंग्रेजों से इसकी थोड़ी सी वैमनस्यता होती है, इसको हटा दिया जाता है गद्दी से। फिर मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दिया जाता है। मीर जाफर जब फिर गद्दी पे बैठता है तो मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो उस समय मुगल बादशाह थे, इन तीनों के बीच एक संधि होती है। उसके बाद फिर ये तीनों लोग मिलके एक युद्ध लड़ते हैं जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध। इसमें मुगल बादशाह और मीर कासिम और शुजाउद्दौला तीनों लोग बुरी तरीके से पराजित होते हैं। अब अंग्रेज
अपने आप को सर्वोच्च घोषित कर देते। तो इतनी बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, ये जो हम लिख रहे हैं ये तो समझ में आता ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम खरोष्ठी लिपि में लिख रहे हैं या फिर आप लोग हुलू लुलू से आए हैं, चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। कोशिश करिए, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये नियम कानून बनता है। अब जब कंपनी सर्वोच्चता को अपने स्थापित कर लेती है, फिर क्या था, अब इनका लूटपाट शुरू हो जाता है। अपने हिसाब से व्यापार करते थे। 1765 में एक संधि होती है, 1765 इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा समझना है इस चीज को कि इसमें क्या होता है। जो बक्सर का युद्ध होता है, जब ये लोग शामिल होते हैं और सब लोग पराजित हो जाते हैं, तो अवध के नवाब से एक संधि होती है जो इलाहाबाद का क्षेत्र है और कड़ा का जो क्षेत्र है वो मुगल बादशाह को दे दिया जाए, और मुगल बादशाह और 50 लाख रुपया कंपनी को हर्जाने के रूप में देना होता था कि आपने युद्ध किया है, आप 50 लाख रुपया हर्जाने के रूप में दीजिए। ये अवध के नवाब से होता है। और जो मुगल बादशाह थे उस समय, उनसे कौन सी संधि होती है कि ये जो इलाहाबाद का क्षेत्र है और कड़ा का क्षेत्र है ये मुगल बादशाह को दे दिया जाता है और कंपनी के अंडर मुगल बादशाह को रहना होता है। अवध, यहां से 50 लाख रुपया 50 लाख रुपया प्लस इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र ले लिया जाता है। ये जो है कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र बादशाह को दे दिया जाता है। बादशाह को कंपनी के अंडर रख लिया जाता है और संरक्षण की बात की जाती है। फिर क्या था, और यहाँ से 50 लाख रुपए में से 25 लाख रुपया अवध के नवाब को दे दिया, सॉरी जो मुगल बादशाह थे उनको दे दिया जाता है। अवध को क्या मिलता है, तो अवध को संरक्षण दिया जाता है कि कंपनी के जो सैनिक हैं अब अवध की रक्षा करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो राजस्व वसूलने की बात थी वो तो कंपनी को फ्री में मिल जाती है, अब टैक्स नहीं देना है। और दूसरी बात यह है कि अब जो है नियम कानून कंपनी अपने हिसाब से बनाएगी। और ये सब चीज़ें चल रही थी भारत में। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ऐसा हुआ कि कुछ नियम कानून बनाया जाए कंपनी को एक पकड़ बनाने के लिए, ताकि कंपनी स्वच्छंद ना हो जाए। उसके बाद यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हुआ, देखा होगा अपने इतिहास में कि कैसे जो क्लाइव था जब यहाँ से जाता है तो उस समय उसके पास 40 लाख से अधिक जो है 40 लाख पाउंड से अधिक जो है धन वहाँ पे ब्रिटेन में मिलता है। बाद में उस क्लाइव के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। उसके बाद क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रिटेन की संसद में नियम कानून बनाए जाते हैं। उसी नियम कानून को हमको यहाँ पढ़ना है भारत के संवैधानिक विकास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें क्या प्रावधान किया गया भैया। अच्छा, ब्रिटेन की संसद कंपनी पे क्यों पकड़ बनाना चाहती थी, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा था और वहाँ पे जो अमीर गरीब का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ रहा था। यहाँ के जो कंपनी के मालिक थे और इनके जो नौकरशाही लोग थे ये काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं वहाँ पे जाके भ्रष्टाचार वहाँ भी कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि एक भेदभाव समाज में ना पैदा हो, और दूसरी बात जो संसद है उसको चाहिए टैक्स, पैसा चाहिए, तो कंपनी के लोग जब पैसा चोरी कर लेते थे तो वहाँ पे नहीं पहुँच पाती थी। इस वजह से ये नियम कानून ब्रिटेन की संसद में बनाए जाते हैं। तो अब इसी को हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया सबसे पहले। इसे लागू कब किया गया भैया, तो 1774 में इसे लागू किया गया। इसमें क्या था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा पहली बार कंपनी पे लगाम लगाने की कोशिश की गई। कैसे, तो ये जो कंपनी के जो मालिक थे वो लोग पैसा लगा के कंपनी बनाए थे जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा, निवेशक मंडल के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती थी। कितने सदस्य होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, तो 24 सदस्य। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था भैया, कि ये जो है डायरेक्ट ब्रिटेन की संसद को रिपोर्ट करेगी कि भारत में क्या चीजें चल रही थी। अच्छा ठीक है, यहां तक तो सब कुछ सही था। और फिर गवर्नर जनरल को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस समय 1773 में,
वो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर हुआ। इस गवर्नर के पद को हटा करके गवर्नर जनरल बना दिया गया, थोड़ी सी शक्ति इसको दे दी गई। तो बंगाल का वारेन, हम यहाँ लिख देते हैं नाम, वहाँ नहीं लिखा गया है, वारेन वारेन हेस्टिंग, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर हुआ है और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हुआ है। उसके बाद और क्या प्रावधान किए गए, 4-5 याद रखना है। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद क्या प्रावधान किया गया, बंगाल उस समय तीन मुख्यतः ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पकड़ में 3 क्षेत्र थे, और बम्बई और मद्रास का जो क्षेत्र था वहाँ के जो गवर्नर थे इसके अंडर में आ गए। और चौथी बात क्या हुई कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में ये वारेन हेस्टिंग्स जो था इसकी एक काउंसिल बनाई गई, उसमें 4 सदस्यों को रखा गया, 4 सदस्य, ताकि अगर 2 सदस्य भ्रष्टाचार करें और 3 लोग मिलके जो है उसका सपोर्ट ना करें तो ऐसा ये हुआ था कि कुछ चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। 4 सदस्य को नियुक्त किया गया। और अगली व्यवस्था क्या की गई इसमें भैया कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कब की गई है, तो 1774 में। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो है एक मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जिनका नाम हुआ है एलिजा इम्पे, नमो ऐसा है, एलिजा इम्पे। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उसके पहले जो है मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, और इनमें जो है 3 और सदस्य थे। सदस्यों का नाम भी पूछा जाता है, लिमेंस्टेयर और चिम्बरले, और तीसरा कौन है भैया, हाइड। मुख्य न्यायाधीश कौन है, एलिजा इम्पे, और इसके जो 3 सदस्य हैं लिमेंस्टेयर और चिम्बरले और हाइड, इन तीनों को आपको याद रखना है। अब ये सब चीज़ें चल रही थी। पहला प्रयास ये किया गया कंपनी पे पकड़ बनाने के लिए। उसके बाद फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये सारे प्रावधान किए गए। उसके बाद एक नियम और बनाया गया ब्रिटेन की संसद में जो यहाँ पे खामियां थी उसको दूर करने के लिए। उसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या प्रावधान किया गया भैया, तो इसमें जो है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य होते थे, और गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि की गई। कैसे अधिकार में वृद्धि की गई, तो ये जो 4 सदस्य थे उसकी परिषद में, उसकी संख्या घटा के 3 कर दी गई। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि गवर्नर जनरल अगर किसी चीज को डिसाइड करना है तो अगर 2 लोग इधर होंगे 2 लोग इधर होंगे तब बात नहीं बनेगी। जिस तरफ गवर्नर जनरल होगा, जैसे मान लीजिए एक गवर्नर जनरल प्लस 2 सदस्य 3 हो गए। अब इसमें क्या होगा कि वो अकेला बंदा होगा और अकेले भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। ये सब प्रावधान किए गए। उसके बाद इसमें 2 ही चीज याद रखनी है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसमें 2 ही चीज पूछी जाती है। गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि की गई, तो जो सदस्य थे काउंसिल के उसमें 4 से घटा के संख्या 3 की गई। अगला प्रावधान क्या किया गया, फिर एक नियम बना जिसे कहा जाता है 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या किया गया भैया, तो उस समय गवर्नर जनरल जो था उसका नाम क्या था, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ कि ये कहा कि हम जो ये परिषद है 4 सदस्यीय 3 सदस्यीय, इसकी बात हम नहीं मानेंगे। अगर ऐसा करना है तो हमको थोड़ी सी शक्ति और दी जाए। तो बोला गया कि ठीक है। फिर इसको मुख्य सेनापति बनाया गया। गवर्नर जनरल को पूछा जाएगा कि सबसे पहले सेनापति गवर्नर जनरल को किसे बनाया गया, तो कॉर्नवालिस को बनाया गया। और जो 3 सदस्यीय ये जो परिषद थी उसके निर्णय जो थे उसको अस्वीकार करने का अधिकार भी दिया गया। किसको, गवर्नर जनरल को।
तो ये सब चीज़ें चल रही थी, और भी जो नियम कानून बन के ब्रिटेन की संसद से आते हैं उसे लागू किया जाता है। वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से हमने आज यहीं तक रखने की कोशिश की है। बाकी जो चीज़ें होंगी अगले वीडियो में हम देखेंगे। ये 2-3 वीडियो में हम छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना भैया कि बड़ी निरस्ता है इसमें। हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आसान हो जाए। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा कि कैसे कंपनी की स्थापना होती है और कंपनी कैसे आके भारत में प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में अपनी पकड़ बनाती है। जब इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार कंपनी में देखी गई तो ब्रिटेन की संसद ने नियम कानून बनाए, कंपनी को जो है अपने अंडर करने की कोशिश की, और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आए। हमने 2-3 रेगुलेटिंग एक्ट को देखा, उसमें जो छोटे छोटे प्रावधान किए गए उसको देखा। बाकी जो चीज़ें होंगी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।